और जज साहब तब से सारे काम मेरे दादाजी ही करते हैं। अब आप क्या कहती हैं मिसेस अग्रवाल? अब भी आप यही कहती हैं कि अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं अपनी बोरियत में डालने के लिए? जज साहब चिंटू झूठ बोल रहा है। जज साहब हरिया की तो आदत है कि वो 2 महीने से ज्यादा कहीं टिकता ही नहीं है। बहुत कामचोर है वो। कुछ दिन किसी के घर पे काम किया फिर भाग जाता है। तो आपका कहना ये है कि आपने हरिया को नहीं भगाया और वो खुद ही भाग गया? हाँ, हरिया खुद ही भाग गया। आप झूठ बोली हैं। हरिया अदालत के बाहर खड़ा है, क्या मैं उसे बुलाऊं? नहीं वकील साहब, हरिया को मत बुलाइए। जज साहब हरिया को मैंने ही निकाला था। मलाल, ये इस बात का सबूत है कि हरिया को घर से इन्होंने ही निकाला ताकि उसके काम का बोझ इस बूढ़े के सर पे ला सकें। ऑर्डर ऑर्डर। तुमने मुझसे भी झूठ बोला मीता। तुमने ये झूठ बोला कि हरिया खुद घर से नौकरी छोड़कर चला गया। तुम ही तो कहा करते थे बाबूजी घर में बैठे बैठे क्या करते, इसलिए मैंने हरिया को। मैंने ये तो नहीं कहा था कि हरिया को नौकरी से निकाल दो और उसका सारा काम का बोझ बाबूजी पर सौंप दो। तो क्या करती? मैं उन्हें बैठ के लोरिया सुनाती और उनका टाइम पास करती। Shut up! जज साहब मेरी माँ ने हरिया को इसलिए निकाला कि हरिया की पगार भी बच जाए और दादाजी का कमरा भी खाली हो जाए। ये कैसे हो सकता है? भला नौकर को निकालने के पीछे इन्हें अपने कमरे से निकालने का क्या मकसद हो सकता है? क्योंकि मिसेस अग्रवाल आए दिन किटी पार्टियां रखती हैं, इसलिए उन्हें कमरों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए इनको इनके कमरे से निकालकर नौकर के कमरे में पहुंचा दिया। और वो कमरा इतना गंदा है जज साहब। जज साहब जब मैं एक दिन स्कूल से लौटा, दादाजी आप यहाँ? और ये दादी की तस्वीर इस सड़े और पुराने कमरे में क्यों लाए? मैं बताता हूँ बेटा, बैठ मेरे पास। अब मैं इस कमरे में रहूंगा और जहां तुम्हारे दादाजी रहेंगे वहीं तुम्हारी दादी भी रहेगी। क्या आप इस पुराने कमरे में रहेंगे? लेकिन क्यों? बेटा इसलिए कि ऊपर कमरे में चारों तरफ दीवारें ही दीवारें, दम घुटता था। ना कहीं से हवा आती थी, ना कहीं से किसी की शक्ल दिखती थी। अभी देखो इस कमरे में, वो देखो सामने खिड़की है, वो सामने गार्डन भी है, वहां पे गाड़ियां आती जाती हैं, बस आ रही है, ट्रक आ रहा है, गाड़ियां जा रही हैं, लोगों को देखने को मिलता है, और ठंडी हवा भी आती है। बस यहाँ मेरा जी लगा रहेगा और वक्त आराम से कट जाएगा। ऐसे कैसे वक्त कट जाएगा दादाजी? इस कमरे में ना तो ठीक से हवा आती है और मच्छर तो इतने जो दिन में भी काटते। और देखिए सामने कितनी गंदी गटर है। दादाजी मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा, चलिए वापस वही इसी कमरे में। अरे बेटा जिद नहीं करते। तू राजा बेटा, क्या तू ये नहीं चाहता कि जहाँ रहकर दादाजी को खुशी मिले वहीं रहे? अगर अच्छा लगता है तो बात और थी, पर आपने ऐसी गंदी जगह क्यों पसंद की? अरे बेटा मैंने पसंद नहीं की, तुम्हारी माँ। बेटा मैंने ये जगह खूब सोच समझ के पसंद की है और मैं यहीं रहूंगा अभी। हैं? अच्छा आप ऐसे नहीं मानोगे तो ठीक है, मैं अभी जाकर मम्मी से शिकायत करता हूँ, फिर देखना मम्मी आपको कैसे अपने पुराने कमरे में ले जाती है। अरे सुनो बेटा, अरे मम्मी से नहीं कहना, मम्मी से नहीं कहना, क्लेश हो जाएगा। ओहो, देखा भगवान, अपने बेटे और पोते में फर्क। मासूम है, अब इससे दुनियादारी कैसे समझाऊं। अपने साथ ले गई होती ना तो झगड़ा ही मिट जाता। हेलो, हाँ हेलो मेघा, हाउ आर यू? अच्छा लिसन, कब आ रही हो मेरे घर पे? हाँ डोंट वरी यार, या अभी तुम्हें कोई कंजेस्टेड फील नहीं होगा। हाँ ठीक है ना, क्योंकि मैंने अपने ससुर का कमरा खाली करवा लिया है। हाँ मैंने अपने नौकर के रूम में उसको भेज दिया है और अभी उसका कमरा एकदम खाली हो गया है। डोंट वरी, यू कम माई होम। ओके चल बाय, थैंक यू। मलाल, जिस आदमी ने इतने अरमानों से इतना बड़ा घर बनाया, उसी को उसके कमरे से बेदखल करके नौकर के कमरे में भेज दिया। जज साहब मम्मी ने तो दादाजी का कमरा छीन लिया, तो पापा ने तो दादाजी का ऑफिस और बिजनेस ही छीन लिया। चिंटू, बाबूजी ने अपनी मर्जी से अपना कारोबार और अपना ऑफिस सौंपा था मुझे। नहीं पापा, दादाजी ने आपको नहीं सौंपा था, बल्कि आपने चालाकी से छीन लिया था। बाबूजी आप ही बताइए, क्या आपने अपनी मर्जी से ये बिजनेस और ऑफिस मुझे नहीं सौंपा था? हाँ हाँ बेटा,
मैंने अपना सारा कारोबार तुम्हें अपनी खुशी से सौंपा था। भाई मैंने इतनी मेहनत क्यों की थी, इतना काम क्यों किया था? आखिर एक ना एक दिन सब कुछ तुम्हारे हवाले तो करना था ना। दादाजी अब फिर झूठ बोल रहे, आपको पापा ने वक्त से पहले रिटायर कर दिया था। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जब ये खुद कबूल कर रहे हैं तो फिर क्यों मेरे वकीलों पर इल्जाम लगा रहे हो? झूठ मूठ कबूल करना तो दादाजी की आदत सी पड़ गई है वकील साहब, और दादाजी की इसी लाड प्यार ने मम्मी डैडी को बिगाड़ रखा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मुझे अच्छी तरह से याद है, आज से 3 साल पहले जब मैं दादाजी के ऑफिस में पहुंचा तो एकदम परफेक्ट, जो मैं चाहता था वो सब कुछ है। कहाँ साइन करूं? आप यहाँ साइन कीजिए और आप यहाँ साइन कीजिए। आज से आपका सारा बिजनेस और आपकी सारी प्रॉपर्टी की देख रेख मिस्टर अग्रवाल करेंगे। मुबारक हो। थैंक यू बेटा, तुम्हें भी मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई बाबूजी आपको भी। ये लीजिए, मिठाई खाइए। बाबूजी अरे मुंह खोलना बेटा। बाबूजी लीजिए, आप भी मुंह उठा कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा वकील साहब आप दे दीजिए। शुक्रिया। और बाकी सब ये बंटवा दीजिएगा। बाबूजी आपके इस पौधे को मैं इतना बड़ा बनाऊंगा कि सारी दुनिया देखते रह जाएगी। अरे बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। आखिर बेटा किसका है? श्री राम अग्रवाल का। आपके पिताजी ने आपको पौधा नहीं, एक हरा भरा पेड़ दिया है। इसे संभालना अब आपका काम है मिस्टर अग्रवाल। जी वकील साहब। एक बात पूछूं श्री राम जी, आप इतना जल्दी रिटायर क्यों हो गए? आपका दिमाग और आपका सेहत तो आज भी किसी जवान आदमी से कम नहीं है। मिस्टर वर्मा, बाबूजी ने बहुत काम किया। वो तो चाहते थे कि 10 साल और काम करे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह आराम करे। इसलिए मैं जीत करके उनसे ये सारी जिम्मेदारियां ले ली हैं। दरअसल माँ की मौत के बाद बाबूजी बहुत उदास रहने लगे हैं। हाँ वकील साहब, रमेश की माँ के मरने के बाद कुछ अकेला सा पड़ गया था, खोया खोया सा रहता था। बहू बेटे को चिंता होने लगी मेरे बारे में और कहने लगे बाबूजी अब आप काम करना, बहुत काम कर लिया आपने। बात को समझ में आ गई। मैंने कहा आखिरकार जिम्मेदारी तो बेटे ने संभालनी है, अब उसे क्यों ना संभाल ले। लिहाजा मैंने फैसला किया और ये सब कारोबार इसके हवाले कर दिया। बेटा रमेश, यहाँ आओ, इस कुर्सी पे बैठो। आज से ये कुर्सी और जिम्मेदारी तुम्हारी है। थैंक यू बाबूजी। बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू वेरी मच। चलिए वकील साहब, आपको रास्ते में कचहरी छोड़ देता हूँ और मैं घर जाकर आराम से एसी ऑन करके सोऊंगा। बिल्कुल बाबूजी। हाँ बिल्कुल। ओके बाय बाबूजी। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर अग्रवाल। थैंक यू। फोन उठाओ यार। हेलो। हेलो। हाँ मीता, हाँ बोल रही हूँ। मैं बोल रहा हूँ। मुबारक हो। हाँ, बाबूजी के बिजनेस के मालिक मैं बन गया हूँ। हाँ मैं। अरे वाह, क्या हमारी मेहनत कामयाब हो गई? मेहनत नहीं, इसे चालाकी कह सकती हो। अगर मैंने बाबूजी को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करता तो शायद बाबूजी और 10 साल तक इस कुर्सी से चिपके रहते। फिर तो आज हमारी पार्टी पक। हाँ बिल्कुल, आज रात को शानदार पार्टी होगी। हाँ, तुम बिल्कुल तैयारी कर लेना। ऑर्डर ऑर्डर। मलाल, मिस्टर अग्रवाल को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ कि इन्होंने इनके बंगले में भी कब्जा कर लिया। वे फाजिल दोस्ती क्यों भूल जाते हैं कि वो बंगला आज नहीं तो कल मिस्टर अग्रवाल को ही मिलने वाला था। आखिर हर इंसान जो प्रॉपर्टी बनाता है अपने बच्चों के लिए ही तो बनाता है, और ऐसा करके श्री राम अग्रवाल ने मेरे मोकिलों पर कोई एहसान नहीं किया है। मलाल, इनके बच्चे बुढ़ापे में इतना बुरा हाल करेंगे, क्या यह अच्छी बात है? इनको ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता। ये सरासर इल्जाम है। मेरे मोकिल इन्हें दोनों वक्त खाने देते हैं, लेकिन किस तरह? जिस तरह नौकर को भी नहीं दिया जाता है मलाल। और मलाल, इनकी डाइनिंग टेबल से इनकी कुर्सी हटा दी गई है और खाना नौकर के कमरे में पहुंचा दिया जाता है, और वो खाना इतना गंदा होता है जिसे एक नौकर भी खाना पसंद नहीं करेगा। हाँ जज साहब, मम्मी डैडी खुद अच्छा खाना खाते और दादाजी को रूखा सूखा और बचा हुआ खाना देते हैं। नहीं जज साहब,
ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो डॉक्टर का आदेश है कि मुझे कम खाना चाहिए और सादा खाना चाहिए। उसी के मुताबिक मेरी बहू मुझे वैसे खाना दे देती है, तो खामखा। दादाजी की हर बात झूठ साबित हुई है जज साहब, और दादाजी मम्मी डैडी को बचाने के लिए बार बार झूठ बोल रहे हैं। यही नहीं जज साहब, मम्मी ने तो एक दिन दादाजी पर चोरी का इंजाम भी लगा दिया था और अपनी सहेलियों से कहा दादाजी तो हमारे घर के नौकर है। जज साहब, बाबूजी का हुलिया देख के मिसेस गर्ग ने खुद ही उन्हें नौकर समझ लिया था, तो मैं क्या जवाब देती उन्हें? और चोरी तो इन्होंने की थी, मेरे खुद के 2000 थे। बोलिए, क्या आपने चोरी की थी? हाँ वकील साहब, क्या साहब, मैंने अपने घर में अपनी ही बहू के पर्स से चोरी की। तो फिर मेरे वकीलों का इल्जाम गलत कहाँ है? इस उम्र में चोरी करना किसे शोभा देता है? अगर इनको पैसों की जरूरत थी तो ये मांग भी सकते थे। मराल मेरे फाजिल दोस्त ये नहीं जानती कि इनको 2000 क्या 200 रुपए भी नहीं मिलते। इनको सिगार पीने का शौक था, लेकिन इनके बेटे ने इनको बीड़ी पीने पर मजबूर कर दिया। तो क्या अपने सिगार के शौक को पूरा करने के लिए आपने 2000 रुपए चुराए? नहीं वकील बेटा, वो शौक तो रमेश की माँ की चिता पे खत्म हो गया था। तो फिर आपने वो रुपए किस लिए चुराए? जज साहब, जब रमेश की माँ बहुत बीमार थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तो मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी हर बरसी पे यतीम बच्चों को खाना खिलाया करूंगा। वो कसम पूरी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपनी बहू के पर्स से पैसे चुराए। अपनी स्वर्गीय पत्नी की बरसी के लिए इनको चोरी करनी पड़ी। ये बूढ़ा इतना कमजोर होकर भी अपनी पत्नी को नहीं भूल पाया, लेकिन ये जवान अपनी माँ को भूल गया। ऑर्डर ऑर्डर। मलाल, एक तो बुढ़ापा किसी को भी अकेला कर देता है और ऊपर से इनकी बीवी भी नहीं है, इसलिए ये चाहते हैं कि ये दोनों इनको थोड़ा सा वक्त दे, लेकिन ये वक्त ही नहीं देते। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मेरे वकील अपने अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि उनको खुद अपने लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। जज साहब, मैं दिन रात अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा रहता हूँ। आप तो जानते हैं कि आजकल कंपटीशन कितना बढ़ गया है। पापा, आप दिन में जरूर बिजनेस करते हैं, पर रात को आपका कंपटीशन क्यों चाह रहता है? बेटा, मैं तो रात में भी ऑफिस में काम करता रहता हूँ। पापा, आप रात को ऑफिस नहीं क्लब में जाते। जज साहब, ये झूठ है। मलाल, अगर ये झूठ है तो मैं रॉयल क्लब की मेंबरशिप का कार्ड दिखाता हूँ जिसमें ये भी मेंबर है। अच्छा शर्मा जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जज साहब, मैं मानता हूँ कि मैं कभी कभी क्लब जाता हूँ। आप कभी कभी नहीं, हर रोज जाते हैं। बोले, आप जाते हैं कि नहीं? हाँ, जाता हूँ। मलाल, मिसेस अग्रवाल आए दिन अपने घर में किटी पार्टियां रखती हैं। इनको इनके फ्रेंड का तो बर्थडे याद रहता है, लेकिन अपने ससुर का नहीं। जज साहब, बाबूजी खुद अपना बर्थडे नहीं मनाते हैं। जज साहब, दरअसल माताजी के मौत के बाद इन्होंने अपना बर्थडे मनाना खुद ही बंद कर दिया है। बंद नहीं कर दिया है, आप दोनों ने बंद करवाया है। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि आपके ससुर का बर्थडे कब ही है? सर, यही कुछ 25 या नहीं 26 दिसंबर। झूठ मम्मी, दादाजी का बर्थडे तो 3 दिसंबर को है। आपने तो पापा का बर्थडे बता दिया। ऑर्डर ऑर्डर। मलाल, मिस्टर श्री राम अग्रवाल इनका बर्थडे इतनी धूमधाम से मनाते थे कि लोग महीने तक बात करते थे, लेकिन आज इनके ही बर्थडे पर ये घर के किसी कोने में बैठे रहते हैं। क्या बुढ़ापे में इनको अकेला छोड़ना अच्छी बात है? मेरे फाजिल दोस्त ये क्यों भूल रहे हैं कि आज जमाना बदल गया है। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज हो गई है और तेज रफ्तार से दौड़ती इस जिंदगी में आज किसी के लिए भी किसी के पास वक्त नहीं है। अगर श्री राम अग्रवाल को अकेलापन इतना ही काटने को दौड़ता है तो वो उस बूढ़ों के आश्रम में भी जाकर रह सकते हैं जहाँ इनके ही हम उम्रों के कितने ही बूढ़े लोग एक साथ रहते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि इनको बूढ़ों के अनाथ आश्रम में भेज दिया जाए? बिल्कुल। जब बुढ़ापे में इंसान को कुछ करने को नहीं रह जाता है तो अक्सर सबके होते हुए भी उसे अकेलापन महसूस होता है। अगर श्री राम अग्रवाल उस बूढ़ों के आश्रम में रहने चले जाएंगे तो वहाँ पर उनका मन लग जाएगा। नहीं नहीं, मैं दादाजी को कहीं नहीं जाने दूंगा।
जज साहब, मैं तो कब का कहीं चला गया होता, लेकिन इस चिंटू के मुंह के बंधन ने मुझे कहीं जाने नहीं दिया और मैं हंसते हंसते हर किस्म की जलालत खुशी से सहता रहा। तो फिर जज साहब ये टेगों से इतना मोह रखते ही क्यों हैं, जिसकी वजह से इनको इतने जुल्म सहकर भी मेरे मोकिलों के साथ रहने को मजबूर होना पड़ रहा है? वकील बेटा, प्यार जहां कहीं से भी मिलता है ना, वहां मोह हो ही जाता है, और ये तो फिर मेरा अपना खून है, इससे मोह क्यों नहीं होगा? जज साहब, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके बेटे यानी मिस्टर अग्रवाल से आपको कभी प्रेम नहीं मिला? नहीं, कभी नहीं मिला, और जिसे मैं प्यार समझता रहा वो प्यार नहीं था, धोखा था, फरेब था। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो हमेशा आपसे प्यार करता रहा और आप उस प्यार को स्वार्थ और लालच कह रहे हैं। तो फिर क्यों रहते हो आप मेरे साथ? क्यों आप दुनिया के सामने मेरी फर्जियत करने में तुले हुए हैं? अगर इतना ही मन घुटता है आपका हमारे साथ में, तो चले जाइए बूढ़ों के आश्रम में, कौन रोकता है? शाबाश बहू रानी, शाबाश। मुझे तुझसे इस बात की बहुत पहले से उम्मीद थी कि एक न एक दिन तू मुझे वृद्ध आश्रम जाने की राय जरूर देगी। जज साहब, इसीलिए बहुत पहले मैंने वृद्ध आश्रम में अपना बाकी का बुढ़ापा बिताने के लिए अर्जी लिखी थी, लेकिन वहां कोई जगह नहीं है। 250 वेटिंग लिस्ट में है, इंतजार की कतार में है, और 251वां नंबर मेरा है। जब तक मेरा नंबर आएगा तो मुझे ऊपर वाले से बुलावा आ जाएगा। जज साहब, शायद फिर मुझे उस आश्रम की जरूरत न पड़े। जज साहब, मेरी आपसे विनती है, इस अदालत से या हमारे पार्लियामेंट से कुछ ऐसे कानून बनवाई है कि मेरे जैसे हजारों लावारिस बूढ़े अच्छे खासे खानदान के होते हुए भी सड़कों पर रुलते हैं, और बहुत से तो दम भी तोड़ देते हैं, दम तोड़ देते हैं। साहब, कुछ सोचिए उनके बारे में। मैं अकेला ही नहीं हूं, संसार भरा पड़ा। जैसा कुछ सोचिए उनके बारे में। नहीं श्री राम जी, अदालत का आपसे पूरी हमदर्दी है, हम आपके लिए आश्रम वालों से बात करेंगे। तो फिर मेरी दरख्वास्त है कि दादाजी के बजाय मेरी मम्मी पापा का नाम वृद्ध आश्रम में अभी लिखवाया जाए, ताकि जब ये बूढ़े हो जाए और मैं इन्हें घर से निकालूं तो इन्हें अपनी बारी के लिए इंतजार ना करना पड़े। तो रहा सवाल दादाजी की देखभाल का, तो दादाजी की देखभाल मैं खुद करूंगा। हाँ जज साहब, खुद करूंगा। चिंटू बेटा, मिस्टर रमेश अग्रवाल, आप अब क्या कहना चाहते हैं? जज साहब, कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा मुकाम आता है, वो बहुत कुछ कहना चाहता है मगर उससे अल्फाज नहीं मिलते, और आज ठीक वही मेरे साथ हो रहा है। जज साहब, नहीं मैं एक अच्छा बेटा बना और ना एक अच्छा बाप बन पाया। शायद मेरी आंखें कभी ना खुलती, मगर जो कि अदालत ने मुझे जो आईना दिखाया है, और उस आईने में मैंने जो अपनी तस्वीर देखी है, वो काबिल शर्मनाक है, काबिल लानत है, काबिल नामाफी है। बाबूजी, बच्चे तो गलतियां करते ही हैं और बुजुर्ग उन्हें माफ कर देते हैं। बाबूजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए बाबूजी। बाबूजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे बस बहू, जीते रहो बेटा,
आज तुम्हारी स्वर्गवासी माँ को शांति मिलेगी ये जानकर कि उसने एक कपूत को नहीं सपूत को जन्म दिया है। मलाई बच्चों की अदालत को ये बात पे खुशी नहीं बल्कि नाज थी, क्योंकि बच्चों की अदालत ने एक और परिवार की समस्या का समाधान किया है। पर ये समस्या सिर्फ इसी परिवार की नहीं है, हमारे देश में सैकड़ों परिवार की है। मिस्टर शर्मा की बात ठीक है। अपने बुजुर्ग माँ बाप से किस तरह का बर्ताव करना चाहते हैं, इसका फैसला अदालत आप पर यानी जनता पर छोड़ती है।